वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो इसमें हम लोग देखेंगे यूनिट 1। ठीक है, जो भी एक्सप्लेनेशन है यूनिट 1 को मैंने शॉर्ट फॉर्म में जो भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, छोटा छोटा करके, ताकि आपको बस इतना समझ में आ जाए थोड़ा सा और आप बना के लिख पाएँ एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहली यूनिट है, ठीक है, टेक्निकल कम्युनिकेशन में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन जो है कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स दो तरीके से, मीन्स कोई इधर से बात कर रहा है, कोई आगे से बात कर रहा है। तो ठीक है, तो ये टू वे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज़ और थॉट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग इन द थिंकिंग ऑफ द पर्सन रिसीविंग द कम्युनिकेशन। मीन्स क्या होता है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने आइडिया, अपने विचार जो भी हैं आपके मन में, वो आप किसी सामने वाले के सामने क्या करते हैं, बोल के उसको सुनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है, और वो उसको सुनता है और समझता है, तो बस वो कम्युनिकेशन। ठीक है, तो द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। जो भी कम्युनिकेशन शब्द है वो कम्युनिकेयर लैटिन वर्ड है, उससे डिराइव किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप अपने जो भी सोच हैं, जो भी विचार हैं, जो भी फीलिंग है, वो क्या कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, तो ये आता है कम्युनिकेशन में। तो उसके बाद से पढ़ते हैं कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो कि हमारे बिजनेसेस में, प्रोफेशनल्स, जैसे हम लोग इंजीनियर हैं, तो अगर हम लोग कहीं मीटिंग वूटिंग ऑर्गेनाइज अगर कहीं हुआ है, वहाँ अगर हम लोग को बुलाया जा रहा है, तो वहाँ जो कम्युनिकेशन होगी वो टेक्निकल कम्युनिकेशन होगी। मीन्स जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें बात होगी। ठीक है, जैसे इंग्लिश हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वहाँ आप अगर जाएंगे तो वहाँ अगर आप इंग्लिश में बात की जा रही है तो वहाँ टेक्निकल कम, जो भी नॉन टेक्निकल, अब जैसे हम लोग दोस्त यार में मिलते हैं तो ऐसे बात करते हैं, वो नॉर्मल लैंग्वेज हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, नॉन टेक्निकल कम्युनिकेशन हो गया। बट जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है वो बिजनेसेस में, इंडस्ट्रियल में, वहाँ यूज़ होता है। ठीक है, या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में यूज़ होता है, जो भी हमारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ वहाँ टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। और ऐसे अगर हम लोग गाँव में दोस्तों से मिलते हैं या फिर रोड पे ऐसे, तो ऐसे जैसे मन वैसे बात करते हैं, वैसे नहीं, वो नॉन टेक्निकल में आ जाता है। ठीक है, वो कॉमन कम्युनिकेशन होता है। तो ये होता है अब टेक्निकल कम्युनिकेशन। जो भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो आप एग्जांपल में दे सकते हैं, आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टेक्निकल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन वेयर इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन प्रोफेशनल्स और एकेडमिक एंड और भी जो आपको समझ में आएगा वो उस समय आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप वो ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, अगर आपसे टेक्निकल कम्युनिकेशन पूछ रहा है तो आपको फीचर्स भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें शायद 9 फीचर हैं, 7 है, तो आपको इतने कम से कम आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो ब्रेविटी मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रेविटी। ब्रेविटी मीन्स अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी डिटेल। ठीक है, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन में ना आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाना है। ठीक है, मतलब मीन्स शॉर्ट में ही आपको समझाना है ताकि सामने वाला समझ जाए, क्योंकि सामने वाला भी उतना पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, तो आपको पूरा ब्रीफली जानकारी उसको नहीं देनी है, तो आपको छोटे में ही समझाना है उसको। जो भी अननेसेसरी डिटेल है, जो कि उसके काम लायक नहीं है, उसको आपको नहीं समझाना है। ठीक है, तो ये ब्रेविटी के अंदर आता है। उसके बाद से आता है कि क्लैरिटी क्या होती है। क्लैरिटी मीन्स जो भी आप बता रहे हो, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी सामने से, तो उसकी जो भी आप मतलब आप जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, वो टॉपिक का हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। जैसे वो टॉपिक का नाम, फिर उसके बाद से टॉपिक में आप क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, फिर जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो टॉपिक से मतलब मिलता जुलता है कि नहीं है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी में। फिर डायरेक्टनेस क्या होती है, तो डायरेक्टनेस मीन्स कम टू द पॉइंट। जो भी आपको बात करना है वो डायरेक्ट पॉइंट पे बात कीजिए, आप घुमाइए फिराइए नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ होता है डायरेक्टनेस के अंदर। मीन्स स्ट्रेट एंड लॉजिकल वे ऑफ टॉकिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट, इज कम अंडर डायरेक्टनेस। ठीक है, फिर प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन मीन्स एक्यूरेसी, एकदम एक्यूरेट बात करना है आपको। ठीक है, इन टेक्निकल कम्युनिकेशन वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ इनडेफिनिट और अप्रॉक्सीमेट टर्म्स। वी शुड ट्राई टू मोर डेफिनिट प्रिसाइज। मीन्स जो भी आप बात कर रहे हैं वो क्या हो, एक तो छोटे में ही हो, और प्लस मीन्स एकदम एक्यूरेट हो। ठीक है, वो चीज़ है। प्लेननेस मीन्स जो भी आप बात कर रहे हैं वो एकदम सिंपल हो, सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है,
ये नहीं कि आप ऐसा ऐसे शब्द बता रहे हैं उसमें ऐड कर रहे हैं जो कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, वो प्लेननेस के अंदर आती है। यूज़ सिंपल वर्ड, जो भी आप बात कर रहे हैं आप सिंपल वर्ड्स यूज़ कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सामने वाले को समझ में अच्छे से आएगा। फिर उसके बाद से आता है यूज़ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यूज़ कीजिए, ठीक है, बात करने के लिए जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं वैसे सिंपल। तो उसके बाद से है डिफरेंस बिटवीन जनरल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, हर बार एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन में डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस है जनरल कम्युनिकेशन का, द फर्स्ट डिफरेंस इज कंटेंट इटसेल्फ। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज ए ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस साइंटिफिक एंड टेक्निकल इश्यूज। जो भी आपके प्रोफेशनल्स जो भी बात होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। जनरल कम्युनिके जो भी नॉन टेक्निकल हो गए वो आते हैं जनरल कम्युनिकेशन में, और टेक्निकल में जो भी प्रोफेशनल है, प्रेजेंटेशन अगर आप दे रहे हैं कॉलेज वॉलेज में, वो टेक्निकल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद से जनरल कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल इन स्टाइल एंड अप्रोच, और वो फॉर्मल होता है, ठीक है। टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल एंड होता है, ये इनफॉर्मल होता है। जनरल कम्युनिकेशन इज पोएटिक, ऑर्नामेंट एंड डेकोरेटिव, एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन इज प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। पोएटिक, ऑर्नामेंट, एक्यूरेटिव मीन जनरल कम्युनिकेशन, जो भी आपके पोएम वोएम होते हैं वो जनरल कम्युनिकेशन से बने होते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन में उसको प्रिसाइज एंड एक्यूरेट की जाती है। फिर द पर्पज़ ऑफ जनरल कम्युनिकेशन इज़ टू इंटरटेनर, टू अम्यूज़ द ऑडियंस। जो भी आपके जो भी जोकर होते हैं या फिर इंटरटेनर होते हैं जो कि आपको इंटरटेन करते हैं, वो जनरल कम्युनिकेशन में बात करते हैं। बट द पर्पज़ ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन इज टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट, टू एक्सप्लेन एंड टू परस्यूएड। मीन्स जो भी आपके कॉलेज में जो भी आपके मैसेज आते हैं वो क्या होता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है। आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि अटेंडेंस इज नेसेसरी, ठीक है। उसके बाद से एग्ज़ाम इज़ मैंडेटरी, ये सब चीज़ें होती हैं तो वो टेक्निकल कम्युनिकेशन में आती हैं। फिर जनरल राइटिंग डज नॉट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ डायग्राम, ग्राफिक etc। जैसे जनरल राइटिंग में डायग्राम वायग्राम का यूज़ नहीं होता है, बट टेक्निकल राइटिंग में इस चीज़ का यूज़ ज़रूर होता है। फिर जनरल राइटिंग रिलेट्स टू सोसाइटी इन जनरल। आप सोसाइटी में लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, वो क्या होता है, जनरल टॉकिंग होती है। बट टेक्निकल राइटिंग पर्टेन टू सम पार्टिकुलर प्रोफेशन। अगर जैसे कि राइटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो राइटिंग में क्या होता है, जनरल राइटिंग अगर आप किसी को पत्र वत्र लिख रहे हैं जनरल में तो वो आती है। फिर टेक्निकल में क्या होता है कि टेक्निकल राइटिंग में होता है जैसे कि आप ऑफिसर को किसी या फिर अपने सीनियर को किसी को लिख रहे हैं तो वो चीज़ें आ जाती है टेक्निकल में। फिर जनरल राइटिंग इज़ वेरी लाइकली टू बी इमोशनल, सेंटिमेंटल एंड सब्जेक्टिव। बट जो टेक्निकल राइटिंग होती है वो क्या होता है, रेशनल एंड ऑब्जेक्टिव होता है। जनरल राइटिंग में जैसे आप अपने गर्लफ्रेंड को लिख रहे हैं लेटर, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने इमोशंस, अपने जो भी विचार होते हैं आप उसको उसमें भरते हैं। बट टेक्निकल राइटिंग वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। टेक्निकल राइटिंग में इमोशनल का कोई रोल नहीं होता है, उसमें आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। आप उसमें जो भी आप बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर सकते हैं, उसमें कोई भी आप अपने इमोशनल, अपने सेंटिमेंट्स कुछ भी नहीं आप डाल सकते हैं। तो ये होता है आपका डिफरेंस जनरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन में। फिर हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। ये आप तैयार कर लीजिएगा, ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, बस इतना ही सा है, ठीक है। लैंग्वेज इज़ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स जो भी आप बात करते हैं, तो अगर आप किसी दो लोगों के बीच में बात करना है तो एक लैंग्वेज तो कम से कम होनी चाहिए ना। अब जैसे पहले के, अब आप कहीं भी जाएंगे तो हर जगह की लैंग्वेज अलग है। बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, दिल्ली में हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, उधर साउथ में चले जाएंगे उधर कन्नड़, तेलुगु, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेज हैं। तो लैंग्वेज एक होनी चाहिए ना अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लैंग्वेज अगर हमें किसी से बात करनी है, ताकि हम जो भी आप अपने अंदर आइडिया है, एक्सप्रेशन है, इमोशन है, हम दूसरे के सामने फील कर पाए। अब एक बात मानिए कि अगर आपको कन्नड़ तेलुगु बोलने नहीं आता और कन्नड़ तेलुगु वाले को हिंदी बोलने नहीं आता है, तो आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। आप बस इशारों से जैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट लैंग्वेज के हिसाब से तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे ना। तो ये चीज़ें आ जाती हैं लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन में। प्लस इसके अंदर क्या होता है, दो, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ए पर्सन कैन कम्युनिकेट इवन विदाउट यूजिंग एनी लैंग्वेज, एट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मीन्स अगर आप बिना लैंग्वेज के किसी से बात कर रहे हैं तो नॉन वर्बल में आता है। तो नॉन वर्बल मीन्स क्या होता है, इशारों से बात करना, ऐसे आँखों से बात करना, ठीक है, हाथों से बात करना, वो चीज़ें क्या आती है, नॉन वर्बल के अंदर आती है। जैसे जो जानवर होते हैं वो कैसे बात करते हैं, आप जानवरों को आओ आओ करते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब उसके बाद से आप हाथ से इशारा देते हैं तो वो चीज़। तो जानवर जो भी होते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज को ज़्यादा समझते हैं, ठीक है, जहाँ तक कि वर्बल लैंग्वेज से। फिर
फिर ये सब जो भी मैं बताया हूँ उसकी ये पूरी थ्योरी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाया होगा, बाकी आप वो अपने मन से आप बना सकते हैं, ठीक है। वो आता है बस लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स आप ऐसे ही समझ रहे होंगे कि लैंग्वेज एज ए टूल, लैंग्वेज किस चीज़ के लिए काम आता है, कम्युनिकेशन के एक टूल की तरह काम आता है, ठीक है। तो आप बस बना सकते हैं, 10 नंबर 2 पेज आराम से आप लिख सकते हैं उस पर। फिर आता है डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कितने में बटा है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। फिर वर्बल के अंदर दो कम्युनिकेशन होते हैं, एक ओरल एक रिटन कम्युनिकेशन। तो हम लोग सबको धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे टेलीफोन, इंटर कम्युनिकेशन, फिर मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, फेस टू फेस डिस्कशन, प्रेजेंटेशन। और इसके अंदर आता है रिटन वाले के अंदर रिपोर्ट, ईमेल, नोटिस, मेमो एंड प्रपोजल। ओरल के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, रिटन के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है, ठीक है। फिर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 4 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। पहला होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन, फिर हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, फिर डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये मैं आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा, आप इसको बिल्कुल जान जाइएगा, ठीक है। आप उसको वैसे ही बना के लिखेंगे, बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर आते हैं हम रीडिंग कम्प्रीहेंसन, इसको हम लोग डिटेल वाइज पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्या होता है। तो सम पीपल थिंक ऑफ एक्ट ऑफ रीडिंग एज स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क दैट्स इजी टू मास्टर। इन रियलिटी इट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस that run or many different skills together. These skills lead to the ultimate goal of reading comprehension or understanding what's been read. Read means कि आप कैसे पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे मैंने ये पढ़ा, जो मैंने 3 लाइन पढ़ी, तो वो जो आपका टाइप है पढ़ने का, ठीक है, समझने का, वो चीज़ें रीडिंग कम्प्रीहेंसन में आ जाती हैं, ठीक है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंसन में जैसे मैंने कई सारे वर्ड हैं जो कि मुझे थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट होती है, ठीक है। फिर कई सारे वर्ड आपको भी बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती होगी। तो अब जैसे कि हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश, तो हम लोग क्या है कि जल्दी से बोल लेते हैं। बट जो छोटे बच्चे होंगे ना, जो छोटे बच्चे, वो तो उतनी ज़्यादा वर्ड्स के मतलब उनको उतना वर्ड आता नहीं होगा इस बोलने के लिए। तो वो क्या होता है, थोड़ा सा हिचकिचाते होंगे कोई भी चीज़ें बोलने के लिए। तो आप उनको जो भी नया शब्द मिलता होगा वो क्या थोड़ा सा चैलेंजेस होता होगा उनके लिए, उसके लिए। तो इसमें ना 4 टाइप के रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। स्कीमिंग हो गया, इंटेंसिव हो गया, स्कैनिंग और एक्सटेंसिव हो गया। तो हम लोग सबको एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। आपको भी एक्सप्लेन करना होगा पेपर में, आप ये चारों याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ठीक है। तो ज़्यादातर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दो नंबर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। स्कीमिंग क्या होता है, स्कीमिंग इज रेफर्ड एज अ जिस्ट रीडिंग, ठीक है। स्कीमिंग में हेल्प इन ऑर्डर टू नो what the text is about in most basic level you might typically to do with a magazine or a newspaper, ठीक है। तो जैसे कि जिस्ट रीडिंग मीन्स जो भी सार लेखन, ठीक है। सार मीन्स जो भी बहुत बड़ा थ्योरिटिकल कोई भी चीज़ होगा उसको छोटे में, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना बड़ा लिखा है मैं छोटे में समझा दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें स्कीमिंग के अंदर आती है कि आप बहुत बड़ी न्यूज़ को छोटे में ही पढ़, जैसे न्यूज़पेपर हुआ या फिर कोई भी आपको मैगज़ीन हुआ, तो उसमें क्या होता है ना, हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं होता है, बहुत छोटे वे में। कि अब जैसे एक मोदी जी ने आए और यहाँ पे किसी चीज़ का इनॉग्रेशन कर दिए, ठीक है। तो वो चीज़ बड़े छोटे में लिखा होता है कि आज दोपहर 12 बजे मोदी जी आए और इसका इनॉग्रेशन किया। अब वहाँ पे ये नहीं लिखा होता है कि किससे आए, कैसे आए, कहाँ, फिर कितने बजे हुआ, फिर उसके बाद से वहाँ पे क्या हुआ। ये सब चीज़ें, अब ये सब चीज़ें आप अपने माइंड में सोच सकते हैं कि क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा कहाँ जाने पे क्या होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें सोच सकते हैं। तो वो चीज़ें न्यूज़पेपर में नहीं लिखी जाती हैं, तो वो चीज़ आप जानते, वो जानता है कि आप इतना सोच सकते हैं। फिर स्कैनिंग में क्या होता है, पिक्चर योर सेल्फ विजिटिंग अ हिस्टोरिकल सिटी, गाइड बुक हैंड। मीन्स क्या होता है कि जैसे कि आपके पास एग्जांपल में देखा जाए कि आपको कहीं जाना है घूमने के लिए, तो आप अगर कहीं ग्रुप में जाते हैं घूमने के लिए, तो सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करते हैं कि हमको यहाँ जाना है तो कहाँ कहाँ घूमना होगा, कोई चीज़ें कहाँ कहाँ जाना होगा। तो एक बुक होती है जिसमें ना मतलब बस क्या होता है कि मान लो आपको टेम्पल घूमने हैं सारे मथुरा के, तो आपको एक गाइड मिलेगी, आपको एक बुक मिलेगी। तो उसमें क्या होता है कि हर एक टेम्पल का फ़ोटो होगा,
ठीक है, और लोकेशन लिखी होगी। उसके बाद से आप उसको देख के क्या कर लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं, पिक्चराइज कर लेते हैं, अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे जाना होगा, पहले यहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, फिर ऐसे जाऊँगा, फिर वैसे जाऊँगा। ये चीज़ें स्कैनिंग के अंदर आती है, आप उसको स्कैन कर लेते हैं। फिर इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, तो इंटेंसिव रीडिंग मीन्स क्लियर माइंडेड, ठीक है, आपका एम क्लियर है कि मुझे ये पढ़ना है तो बस मुझे पढ़ना है, ठीक है, वो चीज़ें। तो इसके अंदर स्कैनिंग और स्कीमिंग दोनों आती हैं, ठीक है। इफ़ यू नीड टू जस्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट इज़ अ लॉन्ग पैसेज, यू विल नीड टू रीड इट इंटेंसिवली, मीन्स पूरा एक्सप्लोर करके, ठीक है। फिर आते हैं कि दिस इज़ वन रीज़न बाई रीडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट बिफोर एन एग्जाम डज नॉट वर्क एट वेल। व्हेन स्टूडेंट डू दिस दे अंडरटेक अनदर टाइप ऑफ रीडिंग इफेक्टिवली, स्पेशली नेगलेक्टिंग इंटेंसिव रीडिंग, दे में रिमेंबर द आंसर, ठीक है। मीन्स अगर कोई भी ज़्यादा अमाउंट में पढ़ना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट को एग्ज़ाम से पहले पढ़ते हैं तो हम लोग सब कुछ लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर आप यही थ्योरी आप पढ़ेंगे तो शायद आप नहीं लिख पाएंगे, बट अगर आप कहीं से सुन के चले जाएंगे किसी दोस्त से जिसको आता हो अच्छे से, अगर वो आपको एक्सप्लेन कर दे रहा है थोड़ा सा, तो आप उसको अच्छे से लिख पाते हैं, ठीक है। फिर एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व रीडिंग फॉर प्लेजर, मीन्स आपके इन्जॉयमेंट के लिए, जो भी आप कोई भी चीज़ें जैसे नावल वावल पढ़ते हैं तो इन्जॉय करने के लिए जो भी पढ़ते हैं वो एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर आती है, ठीक है। इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फ्लूइड डिकोडिंग एंड एसिमिलेशन of the text and content in front of you. If the text is difficult, so you stop every few minutes to figure out what is being said. मीन्स क्या होता है कि जैसे आप नावल पढ़ रहे हैं तो नावल पढ़ते पढ़ते आपको कोई ऐसा शब्द मिल गया जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्या करते हैं, डिक्शनरी लेके उसको देख लेते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसके बाद पढ़ना चालू, मीन्स इन्जॉयमेंट के हिसाब से पढ़ते हैं। अब ये नहीं होता है कि आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, क्या होता है वो इन्जॉयमेंट के लिए पढ़ना होता है। फिर डिकोडिंग पढ़ते हैं, डिकोडिंग क्या होती है, तो डिकोडिंग इज़ अ विटल प्रोसेस इन द रीडिंग प्रोसेस। स्टूडेंट यूज द स्किल टू साउंड आउट व्हाट दे हैव बीन हियर्ड बिफोर बट हैव नॉट सीन रिटन आउट। मीन्स क्या होता है कि ना कोई भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपने सुना हो बट आपने पढ़ा ना हो, बस आपने सुना हो, ठीक है। तो वो चीज़ें अगर आपने, तो वो आपने बस सुना है ना, तो उसको आप पढ़ के देख के और बोल के देखते हैं कि मैं वैसा बोल पाता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो आप अंग्रेज़ों के नाम अगर आप सुनेंगे बहुत, जेम्स गैटलिंग, वो मैकलम, तो ये सब चीज़ें क्या है कि बस आपने पढ़ा है, मीन्स आपने मैकुलम सुना है, पढ़ा नहीं होगा। कई बच्चों ने अगर क्रिकेट मैच नहीं देखते होंगे तो आपने मैकुलम का स्पेलिंग नहीं पढ़ा होगा, बट आप सामने जब देखेंगे ना तो उसको आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैकुलम, तो वो चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें डिकोडिंग के अंदर आती हैं। द फाउंडेशन ऑफ अदर रीडिंग स्किल, डिकोडिंग आल्सो रिलाइज ऑन कनेक्टिंग इंडिविजुअल साउंड टू लेटर, मीन्स जो भी साउंड होता है बोलने का, ठीक है, वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं डिकोडिंग के अंदर। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी मीन्स द टू रीड फ्लुएंट, ए पर्सन नीड टू इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज वर्ड इंक्लूड्स वन ही कैन नॉट साउंड आउट। फ्लुएंसी स्पीड ऑफ द रेट एट विच, मीन्स आप कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो उसकी एक मतलब एक शब्द, अब जैसे कोई आप एक शब्द है आप उसको पढ़े ही नहीं है पहले, ठीक है, आप उसको पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा लेट से पढ़ेंगे उसको, मतलब ऐसे स्पेलिंग फिर उसको मिलाएंगे कि इसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा लेट में पढ़ेंगे। बट आपने अगर वो चीज़ें आपको जानकारी है कि कैसे पढ़ना है तो आप एकदम से पढ़ते जाएंगे, जैसे ऐसे द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज होल वर्ड्स इंस्टेंटली बाई साइड विदाउट साउंडिंग देम आउट, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने पढ़ी तभी जब मैंने इसको पढ़ रखा है। बट अगर किसी ने, जो छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़, उतना वर्ड्स की जानकारी नहीं होती है तो वो फ्लुएंट नहीं पढ़ते हैं, वो ऐसे पढ़ते हैं द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, ऐसे करके पढ़ते हैं, मीन्स शब्द को मिला मिला के पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती है, अनफ्लुएंट होती हैं। बट फ्लुएंसी मीन्स आपको हर एक शब्द आ रहे हैं, आप फ्लुएंटली पढ़ते जा रहे हैं, मीन्स जो जितना टाइम पढ़ना चाहिए वो आप उतने टाइम में पढ़ ले जा रहे हैं। फिर आता है वोकाबुलरी, ठीक है, तो इसमें आता है टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रीडिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द वर्ड इन द टेक्स्ट। मीन्स क्या होता है, जो भी आपके वर्ड हैं वो आप समझ पा रहे कि नहीं, मीन्स वो आपका वोकाबुलरी सही है कि नहीं है, ठीक है। वोकेबलरी इसको पढ़ते हैं, मैं बिहार से हूँ तो मेरा शब्द बहुत खतरनाक होता है, मीन्स बिहार से नहीं, बिहार के पास से ही हूँ, ठीक है, मीन्स यूपी लास्ट बॉर्डर है, बिहार शुरुआत है। उसके बाद से आते हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड कोहेशन। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, आप सेंटेंस को कैसे क्रिएट करते हैं, एंड कोहेरेंस, ठीक है। तो नोइंग हाउ आइडिया लिंक अप द सेंटेंस, मीन्स आप कैसे दो सेंटेंस को बीच में जोड़ देते हैं, जैसे मैं गया वहाँ
प्लस खाना वहाँ खाया। तो आप इसको दोनों को जोड़ के मीन्स मैं वहाँ गया और खाना खाया, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, बट शब्द तो अलग अलग थे, बट दोनों को जोड़ा तो शब्द कुछ अलग बन गए। तो वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। कोहेशन मीन्स मिलाना, ठीक है। द एबिलिटी टू कनेक्ट आइडियाज़ टू द आइडियाज़ इन ओवरऑल पीस ऑफ राइटिंग। कोहेरेंस मीन्स ये होता है, ठीक है। फिर रीज़न एंड बैकग्राउंड नॉलेज मीन्स, अब जैसे कि आप गाँव के लड़कों को जानते होंगे, वो मीन्स कई बच्चे होते हैं जो बहुत स्ट्रगल करके पढ़ते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा ही पढ़ते हैं, 10-10 घंटे 12 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते हैं। और कई बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं गाँव में, ठीक है। तो एक मीन्स बैकग्राउंड नॉलेज क्या है कि आपने कहीं पढ़ा नहीं है। अब जैसे कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा है और वो बीटेक में एडमिशन लेता है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, आप उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है, स्टडी में। बट जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे आते हैं, वो आप क्या करते हैं कि वो ज़्यादा देर उनको समय नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत कुछ चीज़ें पहले सीख चुके होते हैं, तो उनको थोड़ा समय लगता है पढ़ने में हर एक चीज़, ठीक है। तो वो बैकग्राउंड नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपने पहले किस तरीके का लेवल का नॉलेज आपने गेन किया है। फिर मोस्ट रीडर रिलेट व्हाट दे हैव रीड टू व्हाट दे नो मीन्स जो भी आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आप जानते होंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू हैव बैकग्राउंड और प्रियर नॉलेज अबाउट द वर्ड व्हेन वी रीड। ही आल्सो नीड टू एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड पुट आउट मीनिंग इवन व्हेन दे इज नॉट लिटरली स्पेल्ड आउट। मीन्स कि आप अगर पहले से सब कुछ जानते होंगे, तो आप जो पढ़ रहे होंगे उसको अगर पढ़ेंगे तो आप उसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मीन्स कॉन्क्लूज़न मीन्स क्या होता है, आपको अगर पता होगा तो फिर आप उसके पढ़ने से पहले ही आपको पता होगा कि इसका मतलब ये होता है, कि रिजल्ट जो भी है। पर राइटिंग सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ, अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं या फिर पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो कैसे लिखना चाहिए कैसे नहीं, वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। रिक्विजिट्स ऑफ गुड सेंटेंस मीन्स जो भी आप सेंटेंस लिखें वो क्या हो, गुड। गुड मीन्स एक सिंपल हो, या फिर सिंपल मीन्स सिंपल हो, करेक्ट हो, फिर उसके बाद से कहें तो अच्छा हो, इफ़ेक्टिव मैनर हो, उसको देखने से लगे कि हाँ आपने कुछ सेंटेंस लिखा है अच्छे से। तो वो चीज़ें इसके अंदर गुड सेंटेंस के अंदर आती हैं। फिर सेंटेंस क्या होता है कि व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड एंड इट्स ग्रुप ऑफ वर्ड दे कन्वे अ सेंस। मीन्स जो भी आप कोई भी शब्द बोलते हैं, जैसे मैंने 3-4 शब्द, जैसे ये एक लाइन है, पहली वाली लाइन, तो इसमें क्या है कि इतने सारे वर्ड हैं, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ये सेंटेंस है। मीन्स वो क्या कर रहा है, कोई सेंस क्रिएट कर रहा है। अब जैसे मैं एक शब्द बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ गया, ऐसे गया वैसे गया, ठीक, ये हुआ, तो ये चीज़ें सेंस हो रही है कि मैं यहाँ गया, ऐसे गया वैसे गया। अब जैसे पानी बहुत काला है, ठीक है, तो पानी बहुत काला है, क्या कर रहा है, सेंस है कि पानी काला है। बट अगर आप कोई शब्द अगर ऐसा आप देखें जो कि मतलब आपको समझ ही में नहीं आ रहा होगा, उल्टा सीधा कई बार सारे बच्चे बोलते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है, वो क्या होता है, मीन्स आप उनको बोला जाता है नॉनसेंस। मीन्स आप जो भी बात कर रहे हो वो क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। फिर आते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ये सेंटेंस कंटेनिंग ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। मीन्स एक फाइनाइट वर्ब, एक वर्ब कंटेन करता हो तो उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस करते हैं, ठीक है। जो भी सेंटेंस होगा वो इफ़ेक्टिव होगा, और क्या होगा कि जो भी मीन्स सिंपल होगा, ठीक है। जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट होते हैं वो सिंपल सेंटेंस के अंदर आते हैं। बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज भी होते हैं और एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, तो वो सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आता है, ठीक है। और द टू क्लॉज आर लिंक विथ ईच कंजक्शन लाइक बॉयज बिकॉज सिंस ऑल्दो डैट एंड और भी सारे मीन्स जो भी कंजक्शन होते हैं तो दो क्लॉज को ज्वाइन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही नो दैट आई एम गोइंग टू बॉम्बे, ठीक है, तो ये चीज़ें एग्जाम्पल में आप दिखा सकते हैं। फिर आता है कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस इज दैट विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाई सबऑर्डिनेट कंजक्शन लाइक एंड बट, ठीक है, और देयरफॉर, और भी बहुत जो भी होंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, उनसे जो जुड़ा होता है वो इसके अंदर आता है। फिर गाइडलाइन ऑफ इफ़ेक्टिव सेंटेंस, अगर आपको इफ़ेक्टिव सेंटेंस बनाने हैं तो क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाता हूँ, ठीक है। तो वाइल राइटिंग अ सेंटेंस पार्टिकुलर अटेंशन शुड बी पेड फॉर टू इट्स structure and construction, because faulty sentence construction your communication will not be effective. Below
आर लिस्टेड सम टेक्निक्स दैट विल हेल्प यू इन गुड कंस्ट्रक्शन। मीन्स आप अगर सेंटेंस बढ़िया बनाना चाहते हैं, ठीक है, इफ़ेक्टिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें कुछ हैं, 2-4 वर्ड जो भी हैं, 5-6, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है प्रीफर शॉर्ट सेंटेंस। जो भी आप लिखने वाले हैं सेंटेंस, ठीक है, वो क्या हो, शॉर्ट हो, मीन्स पूरा एक्सप्लेन ना हो, पूरा ब्रीफ ना हो, छोटे में ही अगर किसी समझा पा रहे हो तो आप छोटे में, जितना छोटे में छोटे लिखेंगे उतना वो इफ़ेक्टिव बनेगा। मीन्स क्या होता है, आजकल बच्चे अगर पढ़ते हैं कोई भी चीज़ें तो क्या बड़ी थ्योरी में नहीं पढ़ते हैं, कोई एक लाइन ही पढ़ लें और उनको समझ में आ जाए तो वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि बड़े वाले को पढ़ना, ठीक है। हाँ, वो लोग जो रटने वाले हैं, जिनको नंबर अच्छे चाहिए, उनके लिए थ्योरी ज़्यादा चाहिए। बट वो लड़के जिनको बस ये रहता है कि हाँ 70+ मेंटेन रहे, तो उनको बस ये रहता है 1-2-3 लाइन बस कहीं से मिल जाए बस। फिर आते हैं प्रेफर एक्टिव वॉइस। आप हमेशा एक्टिव वॉइस प्रेफर करेंगे, जिसको मतलब ये रहता है कि आप क्या हो, प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इसके अंदर आती है। जो भी आप बात करें एक्टिव वॉइस में ही बात करें, ठीक है। आप जैसे ही कंप्लीटेड हिज वर्क बट हीज कंप्लीटेड वाज बीन कंप्लीटेड बाई हिम, ये पैसिव वॉइस के अंदर है, तो ये चीज़ें जल्द थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है। बट जो एक्टिव वॉइस होती है वो सिंपल वे ऑफ राइटिंग एनी सेंटेंस होता है। फिर अवॉइड सेंटेंस फ्रैगमेंट्स। मीन्स टू अचीव अ गुड एंड इफेक्टिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वन शुड अवॉइड द सेंटेंस फ्रैगमेंट। ए फ्रैगमेंट सेंटेंस डज नॉट कन्वे द कंप्लीट मीनिंग एंड इट्स क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर अ रीडर। मीन्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ ऐसा ना लिखिए जो कि बच जाए, या फिर आप मतलब एकदम पॉइंट वाइज लिखिए कि इस समय से काम हो इस समय तक हो रहा है, ठीक है। तो ये रहेगा कि हाँ एक समय निर्धारित है कि अब जैसे आपका कॉलेज 9 से 4 चलता है, अब आपका कॉलेज दिन में चलता है। ये चीज़ें अगर आप बता देंगे तो कोई भी बच्चा बोलेगा कितने बजे से कितने बजे तक चलता है भाई, ये तो बताओ। तो ये चीज़ें अगर आप नहीं बताएंगे तो वो चीज़ गलत होगा। तो इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है जो भी आप बताएं वो। फिर अवॉइड रिपीटिशन, शब्दों का बार बार रिपीट नहीं करें। अब जैसे आप किसी से कहानी सुनते हैं, अगर वो डेली एक ही कहानी सुनाने लगे तो आप बोर हो जाएंगे, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए सेंटेंस में। मीन्स आप जो भी बना रहे हों वो पैराग्राफ, आप उसमें एक ही चीज़ रिपीट ना करें, ठीक है। आप जो भी लाइन लिखें हर लाइन में आप अलग अलग चीज़ें लिखें। फिर प्रेफर डायरेक्ट एक्सप्रेशन, मीन्स टू द पॉइंट एंड स्ट्रेट सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। और क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी आप पहले आपको मैंने 5 या 6 बताए वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस, अगर आपको अच्छा सेंटेंस बनाना है तो इतनी सारी चीज़ें पे आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। फिर आते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर गुड पैराग्राफ। पैराग्राफ अगर आपको अच्छा बनाना है तो फिर क्या आना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है यूनिटी, कि फिर यूनिटी का मतलब क्या होता है। तो ऑल आवर नॉलेज ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन विल बी फ्यूटाइल unless we know how to arrange this sentence to form a well designed paragraph। मीन्स अगर आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं अच्छे खासे, तो अगर उसको आप ये नहीं पता होगा कि कैसे अरेंज किया जाए तो आपका जो भी पैराग्राफ बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिटी रेफर टू द extent to which all ideas contained within a given paragraph hang together in a way that it is easy to reader to understand in a paragraph। यूनिटी का मतलब होता है कि जो भी आपके सेंटेंसेस होते हैं उसको ऐसे मतलब सजाना, या तो कहें ऐसे अरेंज करना है ताकि जो आप पढ़ने वाले हैं, जो भी पढ़ने वाला है उसको पढ़े तो उसको हर एक चीज़ समझ में आ जाए, अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो यूनिटी के अंदर ही आता है। तो यूनिटी इन कम्युनिकेशन मीन्स दैट द कंपोनेंट एज वेल एज द होल आइडिया स्टैंड एज होल, ठीक है। एनी राइटिंग विच डज नॉट हैव यूनिटी डिस्ट्रैक्ट द रीडर। मीन्स क्या होता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो अगर टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उसको समझ में आता है। बट अब कभी आप बात कर रहे हैं किसान पे, कभी आप बात करने लगे राजनीति पे, फिर कभी आप इस पे, तो कोई भी इंसान आपको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आप हमेशा बार बार कूद रहे हैं इधर से उधर, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। आपको जो भी आपको बात करना है एक सीरियल वाइज में बात करिए, ठीक है। फिर आता है कोहेरेंस। क्या होता है, मोस्ट कन्विंसिंग आइडियाज एक्सप्रेस इन द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंसेस विल हैव नो इफेक्ट अनलेस दिस आइडियाज प्रॉपरली कनेक्टेड। मीन्स जो भी आपके आइडियाज़ हैं और जो भी आपने सेंटेंसेस बनाए हैं वो क्या होता है, अगर कनेक्ट होते हैं, ठीक है, प्रॉपरली कनेक्ट होते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो भी पढ़ने वाला होगा वो क्या होगा कि
एकदम अच्छे से समझ में उसको आएगा, ठीक है। तो द वर्ड कोहेरेंस मीन्स कंसिस्टेंसी एंड इन टेक्निकल कोहेरेंस refer to the clear and logical thinking of ideas in paragraph। consistency मीन्स जो भी आप बात कर रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, वो अगर आप हर एक चीज़, हर एक जो भी सेंटेंस होता है वो एकदम अच्छे से लिख रहे हो, एकदम लीनियर वाइज, और उसी से मिलता जुलता आप नीचे भी लिख रहे हो। मीन्स अब जैसे कोहेरेंस के बारे में ही ये 5 लाइन, ये 5 सेंटेंस हैं, तो वो क्या डिटेल कर रहा है कि ये इस चीज़ को अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आप कोहेरेंस के बारे में जान जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं। तो जो भी क्लियर होता है, लॉजिकल लिंकिंग इन आइडियाज़ ऑफ पैराग्राफ में, जो भी लॉजिकल लिंकिंग मीन्स ऐसे लिंक होते हैं सारे सेंटेंसेस, ताकि आपको अगर पढ़ें तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, तो वो कोहेरेंस के अंदर आता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कोहेरेंस शोज द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन। मीन्स जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब मिलाते हैं, तो जो भी लॉजिकल रिलेशनशिप मीन्स ऐसे लॉजिक से मिलाते हैं, तो वो अच्छा पैराग्राफ या अच्छा सेंटेंस बनता है, तो वो कोहेरेंस के अंदर आता है, ठीक है। तो वाइल यूनिटी इज कंसर्न विद द सिंगलनेस ऑफ आइडिया मीन्स एक आइडियाज होना चाहिए, एक टॉपिक होनी चाहिए, बार बार भटकना नहीं है, तो वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। बाकी ये आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बना के ज़रूर लिख पाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं एम्फेसिस। टू क्रिएट अ प्रॉपर इम्प्रेशन ऑन द रीडर ईच सेंटेंस वुड बी गिवन इट्स ड्यू इम्पोर्टेंस और एम्फेसिस। While developing a paragraph, we must frame the key sentence in such a way that it immediately arrests reader's attention. It will help in bringing one's writing nearer to its goal। Means जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो कभी कभी कोई कोई बुक ना बहुत ही अट्रैक्टिव रहती है, तो आप उसको पढ़ने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, और कोई कोई बुक एकदम सिंपल, अब जैसे NCERT की बुक है आप ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, वैसे साइड बुक आप लेके ज़्यादा पढ़ते हैं, तो क्या होता है साइड बुक थोड़ा अट्रैक्टिव रहता है, उसमें फिगर रहते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आइडिया रहते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कुछ ऐसे छोटे छोटे दे रखे होते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। बट NCERT बिल्कुल सादा रहता है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो वो चीज़ें आती हैं एम्फेसिस के अंदर कि आपके लिखने का तरीका, हर एक चीज़, और प्लस जो भी आप लिख रहे हो वो, जैसे अब कोई कहानी सुनाता है, कोई चीज़ आपको ऐसे, अब जैसे सीरियल में क्या होता है कि जैसे ही ख़त्म होने वाला रहता है ना, कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ देता है ताकि आपको अक्कल वाला भी देखना पड़े, ठीक है, एपिसोड। तो वो ऐसे चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर आता है वेराइटी। वेराइटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, ठीक है। वेराइटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, इस लाइन का मतलब होता है कि कुछ बदलना, अपने जीवन के लिए कुछ बदलाव। अपने जीवन में अगर आप कुछ बदलाव कर रहे हैं, हो सकता है कभी आप नंबर कम पाते हो, फिर आप मेहनत करके अच्छे नंबर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या है, एक बदलाव बहुत ज़रूरी होता है अपने जीवन को सुधारने के लिए, ठीक है। तो बदलाव हमेशा सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, ठीक है। फिर इन अ पैराग्राफ द सेंटेंस वुड बी नॉट बी ऑलवेज द सेम काइंड। मीन्स जो भी आप सेंटेंस बना रहे हैं वो एक तरीके का नहीं होना चाहिए। मीन्स एक तरीका, मीन्स एक तरीका कहें तो जो भी आप बात लिख रहे हो वो अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट हो। मीन्स उसी टॉपिक से रिलेटेड हो, बट क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट, मीन्स कई सारी जानकारियाँ हों उस पैराग्राफ में, तो वो चीज़ें वैरायटी के अंदर काम आती हैं कि हर एक टाइप के, अब जैसे कोई इंसान होता है उसके अंदर बहुत सारी खामियां होती हैं, बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है उस इंसान के बारे में, तो वो चीज़ें उस पैराग्राफ के अंदर काम आएगा। फिर टेक्निकल स्टाइल, डिफिनीशन एंड टाइप्स ऑफ मेथड। टेक्निकल स्टाइल, तो टेक्निकल राइटिंग इज अ टाइप ऑफ राइटिंग वेयर द ऑथर इज राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट रिक्वायर डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। अब जैसे आपकी NCERT बुक हो गई, तो वो टेक्निकल राइटिंग है, एकेडमिक राइटिंग, बिजनेस राइटिंग, ठीक है। तो वो चीज़ें टेक्निकल राइटिंग के अंदर काम आती है, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट में सिलेबस रहता है और आपको बस उतना ही एक्सप्लेन करना है, उससे ना ज़्यादा उससे ना कम, वो चीज़ें टेक्निकल राइटिंग में आती हैं। फिर डिफिनीशन ऑफ टेक्निकल राइटिंग पढ़ते हैं हम, वही चीज़ें हैं, ठीक है। डायरेक्शन, रिक्वायर डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन, जो भी आपके टॉपिक्स दिए होंगे उसको आप एक्सप्लेन करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आप भी अगर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो जो आपका सिलेबस होता है बस उतना ही पढ़ते हैं, ना उससे ज़्यादा पढ़ते हैं ना उससे कम। हाँ खैर, जो लोग पढ़ते हैं ज़्यादा उनके लिए अच्छी बात है भाई। फिर आते हैं टाइप्स एंड मेथड। इंस्ट्रक्शन, टेक्निकल राइटिंग के टाइप्स और उसके मेथड क्या होते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल राइटिंग में
जो भी टाइप्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, पॉलिसी मैनुअल, टेक्निकल प्रपोजल, टेक्निकल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ एनालिसिस, नोट्स राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ठीक है, नोटिस जो बोर्ड लगता है वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आपके क्लास में जो नोटिस आती होगी तो वो टेक्निकल राइटिंग के अंदर आती है। तो इसमें क्या होता है कि नो योर ऑडियंस मीन्स आप अपने ऑडियंस को पहचानें, वो जैसे समझ पा रहे हो, जिनकी उनकी लेवल ऑफ लैंग्वेज है वैसा आप क्या करें, राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग लिखें। फिर यूज़ एन इम्पर्सनल इन स्टाइल वाइल फ्रॉम थर्ड पर्सनल परस्पेक्टिव एनी ओपिनियन शुड बी ओमिटेड मीन्स जो भी आपका सामने वाला जैसी इच्छा रखता हो वैसी आप बात करें भाई, ठीक है। द राइटिंग शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम स्ट्रेट पॉइंट सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्सेज, जो भी आप अगर सामने वाले को बताने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं, तो आप पहले तो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, गूगल से, जहाँ से भी आप यूट्यूब से सर्च कर पाएँ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमने पढ़ा था डाउनवर्ड अपवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड अपवर्ड, फिर लेटरल, फिर डायगोनल, जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इसको आप लोग देखिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही आता है, ठीक है। तो एक 1 बाय 1 मैं देखता हूँ, ठीक है। तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में, तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग में आइदर इन वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल कम्युनिकेशन में फॉर मूव डाउनवर्ड एज वेल एज अपवर्ड, एंड हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन इज लेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या तो डाउनवर्ड होगा, या तो अपवर्ड होगा, या लेटरल होगा, या हॉरिजेंटल होगा, तो ये चीज़ें होती हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है ना, अब जैसे मैं सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, ये थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा फिर, ठीक है। मैं सिंपल वे में डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल और डायगोनल ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल वे में, जैसे इसको दिखा के मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ कि डाउनवर्ड क्या होता है। तो डाउनवर्ड में क्या होता है ना, अब जैसे आपका कॉलेज, ठीक है, तो आपका कॉलेज का जो आपका कॉलेज का जो डीन कह रहे हैं, आपका कॉलेज का जो मालिक होगा वो किससे डायरेक्ट बात करता होगा, आपके कॉलेज के डायरेक्टर से। फिर आपका कॉलेज का डायरेक्टर किससे बात करता होगा, आपके जो भी ब्रांच है उसके एचओडी से, ठीक। फिर आपका एचओडी किससे बात करता होगा, आपके क्लास के कोऑर्डिनेटर से, और तब जाके आपका क्लास का कोऑर्डिनेटर किससे, सीआर से, और सीआर आपसे, ठीक है। मीन्स जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है वो, जो आपका क्लास मॉनिटर होता है उससे बात करता होगा कोऑर्डिनेटर, देन आपसे। तो वही चीज़ें आती हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। और अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप अपनी प्रॉब्लम किसको बताते हैं, सीआर को, जो आपका क्लास मॉनिटर होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटर होता है, उसको बताते हैं। फिर वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटर को बताता है। फिर कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, एचओडी को बताते हैं। फिर एचओडी डायरेक्टर को, फिर डायरेक्टर मालिक को, तब जाके मालिक उसको पास कर देता है कि हाँ भाई करिए आप, तो वो काम होता है, ठीक है। जो कि मतलब बड़े लेवल में अगर आपको परेशानी, जैसे कंप्यूटर्स नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है आपके कॉलेजेस में, तो आप ये सब चीज़ें लिखते हैं, तो वो जो मालिक होता है वही ऑपरेट करता है। वो कहेगा हाँ खरीदो, तो ही डायरेक्टर अलाउ करेगा, ठीक है। और बाकी छोटे मोटे काम तो अटेंडेंस के तो यही एचओडी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आता है आपका मीन्स डाउनवर्ड और अपवर्ड में। और लेटरल में क्या आता है ना, लेटरल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो लेटरल में क्या होता है कि जो भी लेवल वाइज मीन्स समझ रहे हैं। अब जैसे 2 कॉलेजेस हैं आपके आसपास में, ठीक है, तो 2 कॉलेजेस हैं, तो दोनों कॉलेज के जो मालिक हैं वो आपस में बात करते हैं, और दोनों कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं वो आपस में बात करते हैं। फिर दोनों कॉलेज के जो एचओडी हैं हर एक के, तो एचओडी आपस में बात करते हैं। तो वो क्या होता है ना, लेटरल मीन्स लेवल वाइज कम्युनिकेशन, ठीक है, समझ रहे हैं ना। लेवल वाइज जो कम्युनिकेशन होता है वो लेटरल के अंदर आता है। लेकिन बट अब अगर आप मैं कहें कि डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन क्या होता है, तो डायगोनल कम्युनिकेशन मीन्स कोई भी किसी से बात कर सकता है। अब आप सीधे मालिक को फ़ोन कर देते हैं। अब जैसे नहीं होता है, कहीं कहीं झगड़ा हो जाएगा तो सीधे कोई विधायक को फ़ोन करता है, कोई इसको फ़ोन करता है, कोई उसको फ़ोन करता है, तो आप किसी से डायरेक्ट बात कर रहे हो तो वो आता है आपका किस में, डायगोनल, ठीक है, किस में आता है,
डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन मीन्स आप किसी से बात कर ले रहे हैं, मीन्स जो क्लास का सीआर है वो सीधे मालिक को फ़ोन कर दे रहा है, या फिर जो है जो क्लास जो मालिक है वो सीधे कोऑर्डिनेटर को फ़ोन कर दे रहा है, तो वो चीज़ें डायगोनल के अंदर आती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो आप अपने मन से बना के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर तो अब शुरू करते हैं हम लोग बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो बैरियर टू कम्युनिकेशन में हम लोग देखते हैं कि जो भी आपका रुकावट होता है किसी भी कम्युनिकेशन में, मीन्स किसी भी बातचीत में जो भी रुकावट है, जो भी जैसे रुकावट में आप 3 वर्ड यूज कर सकते हैं, हर्डल, हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल। मीन्स बाधा, जो भी बाधा बनती है, अब जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो जो बीच में रुकावट पैदा होती है उसे हम लोग बैरियर टू कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो बैरियर टू कम्युनिकेशन में अब जैसे कि सेंडर से रिसीवर, मीन सेंडर, 2 लोग आपस में भी बात कर रहे हैं, तो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आ जा रहे हैं जिसकी वजह से बातचीत करने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो उसी को कहते हैं बाधा, ठीक है। तो ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रापर्सनल, एक इंटरपर्सनल, एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रापर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं। तो इंट्रापर्सनल बैरियर में 3 तरीके के होते हैं, एक होता है रॉन्ग एजम्पशन, वेरिड परसेप्शन एंड डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपको बहुत ईजी वे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो रॉन्ग एजम्पशन का मतलब अगर आपने कोई इंसान रॉन्ग मतलब गलत एज्यूम कर लेता है। आप जैसे क्या होता है कि दो तीन लोग आपस में किसी से बात कर रहे हैं, तो किसी लड़के का या फिर जिसका भी, अगर आप गलत एज्यूम मतलब उसके बारे में गलत सोच लेते हैं कि, और बिना जाने कुछ गलत आप उसके बारे में सोच लेते हैं, और बाद में आप उसको जानने के बाद पता चलता है कि वो तो सही था, तो ये क्या होता है ना, एज्यूम जो आप रॉन्ग एज्यूम जो करते हैं वो इसके अंदर आता है, रॉन्ग एजम्पशन के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन फेल्योर होता है। कम्युनिकेशन फेल्योर मतलब आप अगर सोच लेंगे सामने वाले के बारे में वो बुरा है, तो फिर उससे क्या होता है कि जो बातें होती है ना अच्छी, आप जो एक अंडरस्टैंडिंग वाली बातें आप उसके साथ करना चाहते हैं, मीन्स जो हो सकती है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अगर आप सामने वाले के बारे में गलत सोचेंगे, ठीक है, तो अब जैसे क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और पहले ही सोच लिए ये तो बहुत टफ है, तो फिर हो सकता है सही आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, कहें अरे अब जितना पढ़ लिया हूँ उतना में तो मैं आसानी से कर ले जाऊँगा, तो गारंटी है, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस मैटर करता है। फिर आता है वेरिड परसेप्शन। तो वेरिड परसेप्शन में क्या होता है कि इसमें देखिए एवरी इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन परसीव्स द प्रॉब्लम और सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे, डिफरेंस इन परसेप्शन अराइजेस फ्रॉम डिफरेंट जॉब एक्सपीरियंसेस, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड सो ऑन, अकॉर्डिंग अ पर्सन रिसीविंग द मैसेज में इंटरप्ट इन लाइट ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस ऑन परसेप्शन। मीन्स क्या होता है कि जैसे कि हर एक इंसान कई सारे जॉब मतलब कई मान लीजिए अब आपके क्लास में जो टीचर पढ़ाते होंगे, हो सकता है कई सारे इंस्टीट्यूशन से आए हों, तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है, या उनके पास और एक्सपीरियंस भी रहता है, और प्लस उनके जो भी बैकग्राउंड नॉलेज है वो भी होता है, और फिर कई लोग कहीं कहीं से बिलोंग करते हैं, तो जो मतलब जो उनके लायक, जो उनके वे में उनके पास, अब जैसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं बहुत बढ़िया टॉपर होते हैं क्लास 12 तक, फिर ऐसा होता है कि इंट्रेंस में टॉपर लड़के जो थ्योरेटिकल ज़्यादा फोकस करते हैं, वो उन लोगों का हो सकता है कई बार अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, उनको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, ठीक है, जो भी रैंक के आधार पे। तो क्या होता है कि जो हकदार होता है उसको अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो ये भी इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर आता है डिफरेंट बैकग्राउंड। क्या होता है डिफरेंट बैकग्राउंड मीन्स, अब जैसे क्या होता है कि अब एक शहर का लड़का और एक गांव के लड़के को बैठा दिया जाए एक पास, तो क्या होता है ना, जो शहर वाला लड़का रहता है वो थोड़ा ज़्यादा बोलता है, मीन्स ज़्यादा बोलता है मतलब ये ना समझिए, थोड़ा उसके पास एजुकेशन ज़्यादा होता है, जो भी बात करता है वो एजुकेटेड लेवल लायक बात करता है। और जो गांव का लड़का रहता है जो कि पढ़ाई नहीं किया है, जो कि घर पे बैठा हुआ है, गांव में घूमता है, तो वो उस लेवल लायक बातें नहीं करेगा, वो जो भी बात करेगा ऐसे ही बस, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो फिर डिफरेंट बैकग्राउंड का ये असर होता है, मीन्स अगर आप जैसे कहीं कहीं पे आप सुनते होंगे कि एक ही गांव होता है, एक ही गांव में कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, कई सारे इंजीनियर्स होते हैं, तो वो क्या होता है एक बैकग्राउंड मीन्स एक वहाँ पे है ही कि मतलब जो है कि वहाँ पे मतलब सबको बनना ही कुछ ना कुछ तो बनना ही बनना है, ठीक है, तो वो चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। अब जैसे कि हाँ, अब उसके बाद से आता है इंटरपर्सनल बैरियर। तो इंटरपर्सनल बैरियर में इतनी सारी चीज़ें हैं, लिमिटेड वोकैबुलरी मीन्स मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, एटीट्यूड्स
और एंड ओपिनियंस, इमोशनल आउटबर्स्ट, फिर कल्चरल वेरिएशन, नॉइस एंड पुअर लिसनिंग स्किल। तो आप इस पे लिमिटेड वोकैबुलरी मीन्स अगर आप कई लड़के देखते हैं आपके क्लास में होता है थोड़ा सा मतलब लगता है कि मुझे इंग्लिश बोलना है, बट क्या होता है कि आपके पास बहुत शब्दों का कम ज्ञान है। शब्दों का कम ज्ञान है मीन्स नॉर्मल चीज़ें ही बस आप जानते हैं, तो उससे आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो लिमिटेड अगर आपके पास वोकैबुलरी है तो फिर आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। फिर आता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड मीन्स कि जो भी आप शब्द हैं उसको अच्छे से क्या कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उसके यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे कौन सा शब्द यूज़ करना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना कि कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और ये चीज़ें कब कैसे ग्रोथ करेगी, जब आपका बैकग्राउंड मीन्स एजुकेशनल बैकग्राउंड वो अच्छा हो या फिर आप मेहनत कर रहे हो तब, ठीक है। उसके बाद आता है एटीट्यूड एंड ओपिनियंस। तो ठीक है, पर्सनल एटीट्यूड एंड ओपिनियंस क्या है, वो बैरियर की तरह काम करता है एक मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, ठीक है। अगर आप वेरी सिंपल हो के अगर आप सामने वाले से, जैसे सामने वाला आपके पास है वैसे आप अगर बात कर रहे हैं तो क्या होता है, कम्युनिकेशन एक अच्छी होती है। अब आप ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर एटीट्यूड दिखाने लगेंगे और सामने वाले के साथ, तो उतनी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती है। आप जैसे सामने वाले को अगर आप एकदम सिंपल वे में जैसा वो है वैसे लेवल से अगर आप बात करेंगे तो वो बहुत सारी बातें आपको बताएगा और बहुत सारे ज्ञान आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इमोशनल आउटबर्स्ट। इमोशनल आउटबर्स्ट में भी क्या होता है कि रुकावट होती है। अब जैसे सामने वाला बताते बताते रोने लगा, ठीक है, और फिर आप उसको चुप कराने लगे तो जिस पे बात हो रही थी वो बात ख़त्म हो गई। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, नर्वस होना, फिर डर जाना, फिर एक्साइटेड हो जाना। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि जो भी कम्युनिकेशन है उसके बीच में बाधा का काम करती है, मीन्स बैरियर का काम करती है। फिर आता है कल्चरल वेरिएशन। कल्चरल वेरिएशन मीन्स डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आप जो है कि बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आप, जैसे कि कोई तेलुगु वाला है और आप यहाँ पे हैं यूपी से, बिहार से, तो क्या होगा कि उसका बोलने का तरीका कुछ अलग होगा और ऐसा लगेगा कि वो गुस्सा आ रहा है, ठीक है। आप हम लोग का है कि हम लोग बहुत धीमी लिहाज में हम लोग बात करते हैं, मीन्स यूपी बिहार और ख़ास करके लखनऊ के जो लड़के होते हैं वो क्या होता है कि थोड़ा मतलब रिस्पेक्ट वे में बात करते हैं। और आप तेलुगु वेलुगु में जाए वो भी लोग रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उनकी जो आवाज़ होती है, जो पिच होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि जैसे वो हमसे झगड़ा करने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है नॉइस। मीन्स अगर मान लीजिए हल्ला गुल्ली हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बात नहीं हो सकती। अब जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास में पीछे वाले बच्चे हल्ला करते ही हैं, अगर हल्ला कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। फिर पुअर लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल अगर आपकी गलत है तो ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल इंक्रीज़ करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर जो इंसान सबसे ज़्यादा सुनता है वो इंसान सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल होता है। मीन्स अगर आप ज़्यादा सुनते हैं देन यू आर गुड मैन। मीन्स कहा जाता है कि जो जब सबसे ज़्यादा सुनता है सबसे पहले सबसे ज़्यादा सुनना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि अगर आपके पास पुअर लिसनिंग स्किल है देन यू हैव टू इंक्रीज। ये इसके अंदर आती है कि अब जैसे कि आप किसी इंसान की पूरी बातें सुन नहीं रहे हैं और आप बीच में बोलने लगे तो वो चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी इंसान की पूरी बातें सुनिए, उसके बाद जो है कि आप उसको अच्छे से कैलकुलेट कीजिए और तब जाके उसको बताइए जो भी सॉल्यूशन देना हो, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आ गया फियर ऑफ सुपीरियर्स, रॉन्ग चॉइस मीडिया, 2 मिनट ट्रांसफर स्टेशन एंड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। जो भी आपको एग्जामिनेशन में अगर आपको समझाना हो तो ऐसे ही बना के समझाइएगा। इससे क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है टीचर का, इस पर अट्रैक्ट होता है और अच्छे नंबर देता है। फियर ऑफ सुपीरियर में क्या होता है कि अब जैसे कि आपका कोई सुपीरियर, अब यूँ कहें तो अब जैसे कि आप टीचर हैं, ठीक है, तो आप टीचर से डरिए मत। टीचर से अगर आप डरेंगे, प्रोफेसर से आप डरेंगे तो आप क्वेश्चन अच्छे से पूछ नहीं पाएंगे, है कि नहीं। अगर आप जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं टीचरों से बहुत डरते हैं आपके क्लास में, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं डरते हैं, एकदम फन वे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वैसा होना है। फिर रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडिया। अब जैसे रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडिया में कहें तो अब ये देखिए ओरल, रिटन, विजुअल, ऑडियो विजुअल, ठीक है। तो ऑल दिस मीडिया हैव रिलेटिव्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन। मीन्स क्या होता है कि अब कुछ कुछ, अब जैसे कि अगर आप चैट कर रहे हैं तो चैट पे आप कोई भी बात होगा तो कितना बहुत देर लग जाएगा, चैटिंग करेंगे, छोटे छोटे बातों करेंगे, ठीक है। तो उतनी फीलिंग्स नहीं आ पाती है जैसे कि अगर आप सामने से बात कर रहे हैं। मीन्स अगर दोस्त है तो चैट पे ज़्यादा बात करने में उतनी अच्छा नहीं लगता है जितना अगर आप सामने हैं दोस्त दोस्त से अगर बात कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर आता है 2 मिनट ट्रांसफ़र स्टेशन। तो 2 मिनट ट्रांसफ़र स्टेशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए
हाँ, इसमें टू मेनी ट्रांसफर स्टेशन कैन काज फॉर डिस्टॉर्शन, डिलेज और टोटल फेल्यूर ऑफ द मैसेज टू रीच डेस्टिनेशन. That a greater distance a message has to travel, the greater danger that it will be changed, modified, shortened, amended. It is in a series of transmission from. अब यूँ कहे तो ये CSS का एक पॉइंट आ गया जिसमें कि अगर मान लीजिए ज़्यादा ही बड़ा है क्या, अब टू मैनी स्टेशन, अब आप समझ सकते हैं टू मैनी स्टेशन मीन्स अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो उसके बीच में कई सारे स्टेशन है, तो हर जगह रुकते हुए, हर जगह गुजरते हुए, यूँ रुकते हुए ना कहें तो हर जगह गुजरते हुए जाती है. तो इसमें अगर आप कोई सेंडर है और किसी से कम्युनिकेशन मीन्स किसी से रिसीवर से बात कर रहे हो और ज़्यादा दूरी है, तो अगर वहाँ से जा रही है तो उसमें ख़तरा रहता है कि जो भी मैसेजेस हैं, जो भी आपकी बातचीत है, अब जैसे क्या होता है, दो दोस्त होते हैं ना, तो अगर आपस में ना बात करें और उस बात को किसी तीसरे से, किसी चौथे से, किसी पाँचवें से करें, जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, आप हैं और आपका दोस्त है, और आप दोनों में झगड़ा है और आप आपस में नहीं सुलझ रहे हैं, आप किसी दूसरे को बताना है, तो आप उसको जो बताएंगे ना, वो थोड़ा सा बातों को तोड़ मरोड़ के क्या करेगा, उसको बताएगा, तो आप फिर से झगड़ा हो जाएगा. तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो बीच में चेंज हो जाती है बातें. अगर टू मैनी ट्रांसफर स्टेशन, अगर ज़्यादा लोगों से अगर बात बताएंगे तो बातें बन जाती हैं. आप डायरेक्ट बात करेंगे तो वो अच्छी बातें होती हैं, ठीक है. फिर आता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड. तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में क्या आता है कि इन द प्रेजेंट इज द मेजर प्रॉब्लम फेस बाय ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा विच द रिसीवर इज अनेबल टू हैंडल इफेक्टिवली. अब किसी को ज़्यादा ही ज्ञान देने लगेंगे तो उसको समझ से ज़्यादा ही बाहर हो जाएगा, ठीक है. मीन्स कोई भी दिमाग एक लिमिटेड होता है कि इतने देर में इतना ही मतलब नॉलेज एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है. अब एक्सीड अमाउंट में हाँ, लेकिन इंजीनियर ज़रूर कर पाते हैं क्योंकि इंजीनियरों का काम ही यही है, एक रात में पूरे 5-5 चैप्टर को पढ़ जाना. तो ये बस इंजीनियर ही कर पाते हैं, ठीक है. अगर ये कहे तो इस टॉपिक से इंजीनियरों का कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे कितना भी इंफॉर्मेशन लोड कर सकते हैं, ठीक है. तो भाई मिलते हैं सेकेंड यूनिट में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे. तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस लगेंगे मुझे, मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पे बने हैं. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना अपने दोस्तों में शेयर कीजिए. बाकी रेट भी कीजिए कि कैसा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ. आपके रेट के अनुसार मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और अच्छा सा एक्सप्लेन करूँगा. सो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए.